आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं अहम सुर्खियों पर। लोकसभा सिक्योरिटी चोक मामला, गिरफ्तार अफराद के खिलाफ यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज, तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील। वादी में शदीद सर्दी का जोर बरकरार, श्रीनगर में दर्जा हरारत -5.4। दिसंबर 21 तक मौसम बुनियादी तौर खुश्क रहने का इम्कान, महकमे मौसमियात। और गजा में इजरायली हमलों में जांबाग फलस्तीनियों की तादाद 18,500 के पार। गजा में जमीनी जंग शुरू होने के बाद इजरायली फौज पर हमास का हमला, 10 इजरायली फौजी हलाक। और अब पेश है खबरों की तफसील। सबसे पहले बात पार्लियामेंट की करते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर गुज़िश्ता रोज आए वाकया जो पेश आया, सिक्योरिटी चूक का मामला पेश आया। इस सिलसिले में अब उन अफराद के खिलाफ यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जबकि इस सिलसिले में सिक्योरिटी चूक के मामले में 10 एहलकारों को फिलहाल मुअत्तल कर दिया गया है। पार्लियामेंट में गुज़िश्ता रोज पेश आए वाक़े के बाद लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल ने सिक्योरिटी का जायजा लेने के लिए वजारत दाखिला को एक खत लिखा है और यह फैसला लिया गया कि अगले अहकाम तक मेहमानों की गैलरी के लिए कोई पास जारी नहीं किया जाएगा। इससे कबल लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने सिक्योरिटी की खिलाफ वर्जी के वाक़े पर सियासी जमातों के कायदेन से मुलाकात की और उन्होंने सिक्योरिटी से मुतल्लिक़ खदशात को उठाने वाले अपोजिशन लीडरों से इत्तेफाक किया और यकीन दिलाया कि सिक्योरिटी का जायजा लिया जाएगा। आज सुबह जब दोबारा से लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो कुछ देर के बाद अपोजिशन जमातों की जानिब से, हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों की जानिब से आज एक बार फिर हंगामा हुआ है, जिसके बाद ही लोकसभा की कार्रवाई फिलहाल 2 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। और इस सिलसिले में लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने जो हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान हैं उन्हें यकीन दिलाया कि जो सिक्योरिटी चूक का मामला पेश आया, इस सिलसिले में एक तहकीकाती टीम भी तश्कील दी गई है और साथ ही साथ उन एहलकारों को फिलहाल 10 एहलकारों को फिलहाल मुअत्तल कर दिया गया है। दूसरी जानिब से वजारत के मुताबिक इंक्वायरी कमेटी पार्लियामेंट की सिक्योरिटी में वजूहात और कोताहियों का पता लगाएगी और एक कमेटी तश्कील दी गई है और इसके साथ साथ ही कमेटी जल्द अज जल्द अपनी रिपोर्ट पेश करेगी और पार्लियामेंट के सिक्योरिटी इंतजामात को मजीद बेहतर बनाने के लिए तजावीज़ भी देगी। लेकर हम सब चिंतित हैं और संसद की सुरक्षा की जिम्मेदारी संसद सचिवालय की होती है और हम सब जानते हैं ये सब संसद सचिवालय और क्षेत्राधिकार संसद के अंदर आता है, विशेष रूप से लोकसभा के अंदर आता है। और इसीलिए मैंने आपसे कल चर्चा की है, संवाद किया है, फिर हम चर्चा करेंगे, आप लोगों सबको बुलाकर चर्चा करेंगे। सारी सुरक्षा की जिम्मेदारी और क्षेत्राधिकार लोकसभा सचिवालय का है और इसीलिए लोकसभा सचिवालय फिर आपसे चर्चा करेगा। गलत तरीका, आप जाकर सदन में बैठिए। नो नो, सरकार कभी भी लोकसभा सचिवालय में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। नो, हम करने भी नहीं देंगे। नो, गलत, नो, गलत परंपराएं, गलत परंपरा मत डालिए। अध्यक्ष जी
पहले भी ऐसी घटनाएं हुई है, उन सब घटनाओं पर भी चर्चा करेंगे। भविष्य में घटना न हो, इसके लिए भी हम और आप बैठकर चर्चा करेंगे। यह हमारा क्षेत्राधिकार है। सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लोकसभा अध्यक्ष के नाते मेरी है, इसलिए मैं आपसे बैठकर सब चर्चा करूंगा। सबने उसको कंडम किया है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और आपने इसको तुरंत इसका संज्ञान लेते हुए इस मामले की पूरी जांच का जो है आदेश दे दिया है। मैं समझता हूं कि भविष्य में हम सारे सांसद, चाहे वो पक्ष के हों अथवा विपक्ष के हों, सभी को सावधानी बरतने की आवश्यकता है। जिनको भी हम पास देते हैं, ऐसे व्यक्ति को पास न दिया जाए जो जाकर इस प्रकार की अराजक स्थिति संसद भवन के अंदर पैदा कर दे। यह हम सभी को, केवल सत्ता पक्ष नहीं बल्कि दूसरे पक्ष के लोगों को भी यह सावधानी बरतने की जरूरत है। और आपने तुरंत संज्ञान लेकर इस मामले का अध्यक्ष महोदय आपने जांच का आदेश किया है और अन्य भी जो प्रिकॉशन भविष्य में लिए जा सकते हैं वह लिए जाएंगे। और अध्यक्ष महोदय, आपकी जानकारी में मैं यह भी लाना चाहता हूं कि यह हमारा जो पुराना संसद भवन है उसमें भी इस प्रकार से थे पार्लियामेंट में गुज़िश्ता रोज पेश आए वाक़े पर। और अब फिलहाल लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। इस खबर पर तफसीलात के लिए सीधा दिल्ली चलते हैं। इस वक्त हमारे साथ ताबिश कमाल बराह रास्त जुड़ चुके हैं। ताबिश, जरा अपडेट कीजिएगा, जहां पर कल ये वाक़ा पेश आया है उसके बाद ही उन अफराद पर UAPA के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया, कमेटी भी तश्कील दी गई है। लेकिन उसके बावजूद भी जो हिज़्ब इख्तिलाफ अपोजिशन जमाते हैं उनका मानना है कि वज़ीर दाखिला जो अमित शाह है उन्हें पार्लियामेंट के अंदर इसका जवाब देना होगा। बिल्कुल, देखिए, अपोजिशन लीडर आज सुबह से लगातार वजीर दाखिला अमित शाह को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका कहना है कि वजीर दाखिला अमित शाह को आकर के यहाँ पर जवाबदेही करनी चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि आखिर इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स क्यों हुआ है, क्या वजह रही है। हालांकि कमेटी तश्कील कर दी गई, लेकिन उसके बावजूद भी अपोजिशन लीडरान इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि कई कमेटियां इस तरह से बन जाती हैं, उसके बावजूद कमेटियों से कोई उसका आखिरी अंजाम निकलकर नहीं आता है। इसके बावजूद अगर वजीर दाखिला आकर के नहीं बताते हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह रही कि वो नहीं आए या बोल नहीं पाए, और इसको लेकर के काफी अपोजिशन लीडर ने हंगामा किया पार्लियामेंट के दोनों सदनों में, चाहे राज्यसभा की बात कर ली जाए, लोकसभा की बात कर ली जाए। और आज सुबह ही राजेंद्र अग्रवाल, जिनकी चेयर के सामने सब कुछ हुआ था, हमने उनसे बातचीत की और हमने उनसे कहा कि आप उस वक्त चेयर कर रहे थे जिस वक्त ये लोग अंदर घुसे और उन्होंने वहां पर हंगामा किया, तो क्या आपको नहीं लगता कि इसमें वजीर दाखिला अमित शाह को आकर के बयान देना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल वो समझते हैं कि ऐसा मुद्दा है जो देश की अस्मिता से जुड़ा है, देश के लोगों की भावनाओं से जुड़ा मुद्दा है, तो ऐसे में उनको आकर के देना चाहिए। अपोजिशन लीडर्स की जो मांग है उस पर उन्होंने खास तवज्जो नहीं दी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अपोजिशन लीडर्स को ये भी समझना होगा कि देश की पार्लियामेंट काम उन्हीं आम जनता के लिए कर रही है, और ऐसे में अगर हंगामा किया जाएगा तो काम नहीं किया जा सकता। फिलहाल लोकसभा की कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए स्थगित किया गया है, मुलतवी किया गया है, और राज्यसभा की जो कार्रवाई है वो कुछ ही देर के बाद शुरू हो जाएगी। उम्मीद ये जताई जा रही है कि बहुत जल्द जो जवाब दिया जाएगा ओम बिरला की तरफ से। ताबिश, ये भी खबर आ रही है जो सिक्योरिटी चूक में मुलविस कुछ एहलकारों को फिलहाल मुअत्तल कर दिया गया है, और खबर आ रही है कि 10 एहलकारों को फिलहाल मुअत्तल कर दिया गया है। बिल्कुल, देखिए, सही कहा आपने कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सस्पेंड किया गया है, और बहुत जो जांच की गई है वो बहुत अहम और गहन तरीके से की जा रही है, क्योंकि देखिए जो सिक्योरिटी लैप्स हुआ है वो 5 लेयर की सिक्योरिटी थी। अगर हम भी पार्लियामेंट के अंदर जाते हैं, जर्नलिस्ट भी अगर पार्लियामेंट के अंदर जाते हैं, तो उनको ये देखना होता है कि क्या उनके पास चीजें हैं, उनका कैमरा चेक किया जाता है, ID, मोबाइल, उनके पैन, हर चीज को चेक करने के बाद अंदर जाने दिया जाता है। उसके बावजूद अगर 5 लेयर की सिक्योरिटी को क्रॉस करके अंदर पहुंच जाते हैं और ऐसी चीजें अंदर लेकर के जाते हैं जो पूरी तरह से अंदर ले जाने पर मनाही है, वो बैन है, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी सिक्योरिटी में लैप्स हुआ है। वहीं सस्पेंशन की अगर बात कर ली जाए तो 6 अधिकारियों को इसमें अब तक सस्पेंड किया गया है, और एक जांच कमेटी के जरिए ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि तमाम जो अधिकारी इसमें ड्यूटी के दौरान मौजूद थे, कहां कहां कमियां की गई हैं। दूसरी तरफ ये भी खबर आई है कि अब जो मशीनें लगाई जाएंगी, फुल बॉडी स्कैनर मशीनें लगाई जाएंगी। पहले सिर्फ मेटल डिटेक्टर के अंदर आप निकल कर अंदर पहुंचते थे, लेकिन अब फुल बॉडी स्कैनर मशीन्स लगाई जाएंगी जिनके जरिए आप क्रॉस करके जाएंगे तो आपके अंदर
जो अगर आप एक बेल्ट भी पहनकर अंदर जाएंगे तो वो भी आपको उस मशीन के जरिए आपका इंडिकेशन हो जाएगा। तो सुरक्षा में देखिए बदलाव जरूर किए गए हैं, पार्लियामेंट के आसपास के इलाकों में बड़े बदलाव किए गए हैं, लेकिन ये बात साफ है कि कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लैप्स हुआ है और सरकार को इसको मानना होगा। ये भी खबर आ रही है कि जो मेहमानों की गैलरी के लिए पास पहले दिए जाते थे, अब उन्हें फिलहाल रोक दिया गया है और अगले अहकाम तक किसी को पास नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। मेहमानों के लिए, जो मेहमान वहां पर विजिटर्स आते थे, उनके जो पास है वो पूरे फिलहाल रोक दिए गए हैं। जब तक अगला ऑर्डर नहीं आ जाता है तो उनको बंद कर दिया गया है। दूसरी तरफ जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के साथ उनके पर्सनल असिस्टेंट आते थे, उनके पी आते थे, उनके पास भी फिलहाल मुलतवी कर दिए गए हैं। वो भी अब अंदर नहीं जा पाएंगे, सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जा पाएंगे और गाड़ी गेट तक जाएगी और उसके बाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को वहीं उतरना होगा और वो अकेले ही पार्लियामेंट में अंदर जाएंगे। तो ऐसे में आप आइडिया लगा सकते हैं इस बात का कि किस तरह से सुरक्षा में बदलाव किए गए हैं और सुरक्षा को पुख्ता करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये बात साफ है कि अपोजिशन लीडर्स इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। भले ही पास मुलतवी कर दिए गए हो, भले ही वहां पर सिक्योरिटी की बड़ी जांच की जा रही हो, कमेटी का गठन कर दिया गया हो, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं जो सिक्योरिटी लैप्स हुआ है उससे नाराजगी जाहिर करते हुए अपोजिशन लीडर्स की जमातें लगातार प्रोटेस्ट कर रही हैं और ये जमातें जब तक प्रोटेस्ट करने का दावा कर रही हैं जब तक खुद वजीर दाखिला अमित शाह आकर के बयान नहीं दे देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ताबिश कमाल आपका। ये थी पार्लियामेंट से बाहर ताबिश कमाल तफसीलात फराम करे थे आज के हवाले से। और गुज़िश्ता रोज पेश आए वाक़े पर, जो गुज़िश्ता रोज भी UAPA के तहत जो गिरफ्तार अफराद हैं, 3 अफराद जिनमें से एक खातून भी है, उसके साथ साथ ही 10 एहलकारों को फिलहाल मुअत्तल कर दिया गया है और साथ ही साथ अगले अहकाम तक मेहमानों की गैलरी के लिए कोई पास जारी नहीं किया जाएगा। और एक कमेटी भी तश्कील दी गई है जिसमें CRPF के डायरेक्टर जनरल इस कमेटी की सरबराही करेंगे और उसके बाद ही जल्द अज जल्द रिपोर्ट पेश करने के अहकाम भी जारी कर दिए गए हैं। लोकसभा में गुज़श्ता रोज पेश आया वाक़े पर मेंबर पार्लियामेंट और भाजपा लीडर नरेश बंसल का कहना है कि वाक़या जो सिक्योरिटी चूक का मामला पेश आया काफी संगीन है, लेकिन अपोजिशन जमातें जो है वो इसका गलत फायदा उठाना चाहते हैं जो सही नहीं है। उन्होंने कहा कि मामले की तहकीकात चल रही है। देखिए, निश्चित रूप से इसमें सुरक्षा फेलियर कहीं ना कहीं है, हम सब इसको मानते हैं, लेकिन कांग्रेस के इस प्रकार के तथ्यहीन आरोप लगाना ये उचित नहीं है। लेकिन वो हर घटना को, घटना हो दुर्घटना हो, उसमें वो राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास करते हैं, उनकी आदत में है। पर हमारी सरकार एक जवाबदेह सरकार है और हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी उसकी तह तक जाकर उसकी पूरी जांच करा करके, जो कि DG CRPF को जांच सौंप दी गई है और उसके तथ्य निकल करके आएंगे, देश के सामने पूरा खुलासा होगा कि कौन लोग इसके पीछे हैं, किस उद्देश्य से की गई। क्योंकि जो लोग आए हैं सामने निकल करके वो किसान आंदोलन से जुड़े लोग हैं और पहले से आप लोग आरोप लगाते रहे कि किसानों के आंदोलन को बरगला करके विदेशी फंडिंग के जरिए भारत में एक सोची समझी साजिश के तहत कराया जा रहा है। आपको लगता है कि किसान आंदोलन से उपजे लोग कहीं ना कहीं विदेशी हाथों का खिलौना तो नहीं बन रहे? मुझे लगता है कि किसान बिलों पर भी किसानों को भ्रमित करने का काम, किसानों को भड़काने का काम, इस प्रकार के लोग जिनके तार विदेशों से जुड़े हैं उनके द्वारा उस समय भी हुआ है और इसके भी तार मुझे कहीं ना कहीं वहीं तक जाते हुए दिखाई देते हैं। अगर विपक्ष बार बार वर्कआउट करेगा तो महत्वपूर्ण बिल आप लोग कैसे पास करेंगे? महत्वपूर्ण बिल निश्चित रूप से पास होंगे। राज्यसभा लोकसभा बिल पास करने के लिए है, बिल बनाने के लिए है, कानून बनाने के लिए है। विपक्ष को चाहिए कि उसमें सकारात्मक बहस में भाग ले, किंतु विपक्ष के पास बहस में भाग लेने के लिए कुछ होता नहीं, इसलिए वो बहाना। इधर मेंबर पार्लियामेंट और भाजपा लीडर राजेंद्र अग्रवाल का कहना है कि मामले में कार्रवाई शुरू कर दी गई है और साथ ही साथ वज़ीर दाखिला अमित शाह आज इस मामले पर अपना बयान भी जारी करेंगे। पूरा मामला आपके सामने आया था, आप ही चेयर कर रहे थे। अब UAPA के तहत कार्रवाई की गई है, विपक्ष हंगामा कर रहा है और मांग कर रहा है कि होम मिनिस्टर को आकर के बयान देना चाहिए। देखेंगे संसद में क्या होता है। कार्रवाई तो शुरू हो ही गई है और बयान यदि
देना चाहेंगे माननीय गृह मंत्री जी, क्योंकि उनकी मांग है, परंतु ये उन्हीं के उस पर निर्भर करता है कि वो बयान देते कि नहीं देते। मुझे लगता है कि देना चाहिए उनको बयान, क्योंकि गंभीर मसला है और आज संसद के अंदर स्पष्ट हो जाएगा ये। आप ही चेयर कर रहे थे उस वक्त, जो माहौल था, जिस तरह से अंदर धुआं किया गया था, उस वक्त आपको लग रहा था कि सुरक्षा में चूक हुई है और एक बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? सुरक्षा में चूक तो हुई है ही, बड़ी चूक हुई है, गंभीर चूक हुई है, उसकी समीक्षा हो रही है। सभी दलों के नेताओं को भी अध्यक्ष जी ने बुलवाया और सबको सुरक्षा एजेंसियों को भी निर्देश दिया। सब लोग काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से फुल प्रूफ व्यवस्था हो, इसको सुनिश्चित किया जाएगा। यासीन मलिक के 2 केसेस के हवाले से आज जम्मू की एक अदालत में समाअत हुई है, जिस दौरान यासीन मलिक पर जो साबिक वज़ीर आला मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रुबिया सईद का अगवाकारी और श्रीनगर में एयरफोर्स एहलकारों की खलाकत का मामला है और इन मामले में 4 गवाहों में पेश होना था, ताहम वो आज अदालत में पेश नहीं हुए हैं और अब मामले की अगली समाअत 18 और 19 जनवरी 2024 को मुकर्रर कर दी गई है। इस सिलसिले में गुलिस्तान न्यूज नुमाइंदा अनिल शर्मा ने एक एडवोकेट से बात की है। आज दोनों केसेस लगे थे, रुबैया सैयद किडनैपिंग केस एज वेल एज एयरफोर्स किलिंग केस, और दोनों केसेस में कोर्ट ने विटनेस किया था। 2 विटनेसेस दोनों में आनी थी, जिसमें रुबैया सैयद किलिंग केस में एक हमारे जो एडवोकेट हैं श्रीनगर के मियां कयूम जी, उनको बुलाया गया था और एक और विटनेस को बुलाया गया था। बट हमारे को इंटीमेशन आई कि ही इज़ नॉट वेल, तो उनकी एग्जेम्पशन आई थी एंड अलॉन्ग विद द मेडिकल रिकॉर्ड कि ही इज़ नॉट वेल, सो ही कुड नॉट अपेयर टुडे। एंड दूसरे का इंटीमेशन आया कि ही इज़ डेड। और दूसरे केस में, एयरफोर्स किलिंग केस में भी दोनों विटनेसेस को समन किया गया था, बट वो नहीं आ सकी बिकॉज ऑफ दे वर नॉट वेल। सो अब नेक्स्ट डेट्स हैव बीन फिक्स्ड फॉर 18 और 19 जनवरी। 18 और 19 को कौन सा केस रहेगा, ये भी जानकारी? 18 जनवरी को लगेगा एयरफोर्स वाला केस और 19 को लगेगा रुबैया सईद वाला केस। क्या यासीन मलिक वर्चुअल मोड पर ज्वाइन थे? तिहाड़ जेल से कनेक्शन था, बट मे बी बिकॉज ऑफ सम फायर एंड इमरजेंसी के उम्मीदवारों का एहतजाज आज जम्मू में एक बार फिर जारी रहा और इस सिलसिले में फायर एंड इमरजेंसी की असामियों के उम्मीदवारों ने जम्मू के कच्ची छावनी इलाके में आज भी एहतजाजी मुजाहरा किया। ताहम पुलिस ने उनकी कोशिश को नाकाम बनाते हुए ताकत का इस्तेमाल किया और कई एहतजाजी उम्मीदवारों को हिरासत में लिया गया है। एहतजाजियों का मुतालबा है कि फायर एंड इमरजेंसी में मुबैना घोटाले के मुतल्लिक इंक्वायरी रिपोर्ट मंजराम पर लाई जाए। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने 1 माह का वक्त दिया था इस रिपोर्ट को मंजराम पर लाने के लिए, लेकिन 1 साल गुजर गया है, रिपोर्ट को अभी तक मंजराम पर नहीं लाया गया। हमें पुलिस ने जबरदस्ती डिटेन किया गया। हम ये दिखाना चाहते हैं कितनी बड़ी गुंडागर्दी है और गुंडागर्दी के साथ हमें डिटेन किया जा रहा है। हम आपकी चैनल बहुत ज्यादा डिटेन करने वाली बात है और हमें जबरदस्ती गाड़ी में बिठाया जा रहा है। हमें प्रोटेस्ट करने की इजाजत नहीं दी जा रही है। ये ज्यादा संख्या के जिले हैं, जैसा सिरसा है 37, पलवल 38, कुरुक्षेत्र 35, रोहतक 20, जींद 16, बाकी सब 10 के आसपास हैं। तो ऐसे 13 जिलों के ये कुल 210 कॉलोनीज को नियमित किया जा रहा है और जो शेष बची हुई हैं उनका भी हम कोशिश कर रहे हैं कि 31 जनवरी तक ये सभी कॉलोनीज, अनियमित कॉलोनीज को नियमित कर दिया जाए, ताकि वहाँ के विकास कार्य, कुछ कॉलोनीज में जो पहले किए थे वो शुरू हो चुके हैं और भी कॉलोनीज में जैसा जैसा नियमित होती जाएंगी वैसा वैसा उसका बजट हम रिलीज करते जाएंगे। हमने मोटे रूप से इन सब कॉलोनीज के लिए 3000 करोड़ रुपया अलग से रखा था कि इसमें जितना भी आवश्यकता होगी उतना उसमें हम लगा पाएंगे। जो कॉलोनीज नियमित होती जा रही हैं उनमें सब में, यानी टाउन कंट्री प्लानिंग हो अथवा अर्बन लोकल बॉडीज हो, नो ड्यूज सर्टिफिकेट, एनडीसी, एनओसी सब जारी किया जाता है ताकि लोग अपनी रजिस्ट्रेशन जो है उसमें ठीक से करा सकें। बाकियों में रोका इसलिए हुआ है ताकि सब लोग अपने अपने क्षेत्र के अंदर कोई कमी है उसको पूरा कर लें और जैसे ही सब कॉलोनीज नियमित हो जाएंगी वैसे ही वहां भी लोग एनओसी, एनडीसी, क्योंकि सभी ड्यूज देंगे तो एनडीसी मिल जाएगा और एनओसी स्वाभाविक है, नियमित होते ही वो एनओसी हो जाएगा। लेकिन हमने इसमें जितने भी सर्वेज हैं सैटेलाइट के माध्यम से अथवा ड्रोन के माध्यम से अथवा फिजिकली, वो सर्वे अब लगातार सब शहरों में शुरू हो गए हैं ताकि कोई नई अनियमित कॉलोनी न बने।
अब इसके बाद जो भी नई कॉलोनी हमको ध्यान में आती है उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है। हम चाहते हैं कि जितने भी प्लान्ड तरीके से शहरों का विकास, ये बहुत जरूरी है, अन्यथा मशरूम टाइप जो डेवलपमेंट होती है उसमें बाद में सुविधाएं देने में, सर्विसेज देने में भी कठिनाई होती है। इसलिए आगे हमने जो लाइसेंसिंग की जैसी भी सुविधाएं हैं, जैसा तौर तरीका वो हमने बदला भी है, और कम पैसा लगा करके भी हमने दीनदयाल उपाध्याय योजना जैसी योजना भी, आवासीय योजनाएं बनाई हैं, उसका भी आगे विस्तार कर रहे हैं ताकि लोग अब नियमित कॉलोनियों में ही अपने प्लॉट खरीदें और मकान बनाएं। ये जो डेवलपमेंट मशरूम ग्रोथ है, ये डेवलपमेंट ना हो और जो करे नियमित कॉलोनी के आधार पर करे। इसी प्रकार से दूसरा एक जो विषय है वो है क्षतिपूर्ति पोर्टल पर जो हमने मुआवजे के रजिस्ट्रेशन कराई थी, खास करके जो बाढ़ आई थी। तो जो बाढ़ आई थी उस बाढ़ के समय कई प्रकार का मुआवजा ये हमने घोषणा की थी, जिसके अंदर जो 11 अक्टूबर 2023 को भी हमने जो 5 करोड़ और 96 लाख ये मुआवजा, जिसमें पशुधन है, घर है, वाणिज्यिक संपत्तियां आदि, तो कपड़े, बर्तन, इनकी जो क्षति थी ये पहले कर चुके हैं। आज जो फसलें हैं, फसलों का जो खराबा हो गया था, उस फसलों के खराबे को कपास का छोड़कर, क्योंकि कपास वाला अभी उसका चल रहा है उसका सर्वे, और चूंकि 30 नवंबर तक पोर्टल खुला था कपास के लिए, उसमें सब लोगों ने भर दिया है। इसमें 31 दिसंबर तक कपास का हो जाएगा, लेकिन कपास को छोड़ करके बाकी जिन्होंने दोबारा बिजाई की थी अथवा जो लॉस 25% से लेकर 100% के बीच में आकलन किया गया है, उसका 97 करोड़ और 89 लाख, लगभग 98 करोड़ रुपया इसको आज जारी करने के लिए मैं घोषणा करता हूं। और ये सब अभी जो है इसको बटन के माध्यम से और सबको ऑनलाइन भेज दिया जाएगा, और ये सबको आरटीजीएस के माध्यम से उनके खातों में और ये भेजा जा रहा है। जो ये आज 98 करोड़ भेजा है, इससे पहले 5 करोड़ रिलीज कर दिया था। शहरी क्षेत्रों के अंदर जो कमर्शियल जितने भी एस्टेब्लिशमेंट थी उनका नुकसान हुआ था, उसका सर्वे करने के बाद मोटे रूप से सर्वे हो चुका है, लेकिन अर्बन लोकल बॉडी उसको साथ साथ मैनुअली उसको देना उन्होंने जारी कर दिया है। वो भी 6 करोड़ 70 लाख रुपया बना है, और कुल मिलाकर के 40 लोगों का देहांत हुआ था, उनको भी 1 करोड़ 60 लाख रुपए पहले हम दे चुके हैं। 7 लोग अभी ऐसे भी हैं जिनका सत्यापन होना भी बाकी है। कुल 47 डेथ हुई थी। तो ऐसा सब मिलाकर इस बाढ़ के कारण से 112 करोड़ 21 लाख रुपए का मुआवजा ये दिया गया है। हाँ, सब जिलों का डाटा है हमारे पास। प्रेस नोट में सारी हाँ, उसमें जो जिलों में ज्यादा मुआवजा दिया गया है 10 करोड़ से ऊपर है, खास करके अंबाला जिला 12 करोड़ 81 लाख, फतेहाबाद 18 करोड़ 65 लाख, कुरुक्षेत्र 26 करोड़ 94 लाख, पलवल 5 करोड़ 40 लाख, 10 से ऊपर नहीं है, 5 ही है, यानी 10 करोड़ से ऊपर है। 3-4 जिले ये हैं जो मैंने बताए हैं, अंबाला, फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र, ये जो है 10। बाकी कहीं 5 करोड़ 6 करोड़ 2 करोड़। एक गुरुग्राम जिला ऐसा है जहां इस प्रकार का कोई लॉस बाढ़ के द्वारा नहीं हुआ है, बाकी सभी 21 जिलों में हुआ है। इससे आगे है एक घोषणा, आपको पता है कि हमने विधुर पेंशन योजना और अविवाहित पेंशन योजना, ये 2 योजनाएं घोषणा की थी। उसका भी 1 दिसंबर 2023 से वो फाइनल होकर के और डिपार्टमेंट ने उसको रिलीज करने के लिए फाइनल कर दिया है, क्योंकि ये 1 दिसंबर 23 से इनको पेंशन मिलेगी इस महीने की, और हमेशा जो पेंशन जिस महीने की होती है वो पेड इन नेक्स्ट मंथ होती है। तो दिसंबर की जो पेंशन होगी वो 7 जनवरी को जाएगी, जनवरी की पेंशन 7 फरवरी को जाएगी। तो आज इसका जो आंकड़ा है अभी जो वेरीफाई हो गया है, बाकी सर्वे चल रहा है, तो 12,882 विधुर और 2026 अविवाहित, लेकिन संख्या इससे ज्यादा है
क्योंकि अब इसका वेरिफिकेशन भी करना जरूरी होता है। कई बार व्यक्ति की जानकारी पूरी उपलब्ध